हेलो फ्रेंड्स, वी आर बैक विद द इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस। तो आज हम 5 मई का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे फर्स्ट न्यूज़ है, बीजेपी एंड एसपी क्लेम विंस इन यूपी रूरल पोल्स आप गेट्स टू होल्ड। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस पंचायत इलेक्शंस के जो रिजल्ट है उसके बारे में। तो यहाँ पर मैं आपको कमिटीज बता देती हूँ जो कि इसके लिए बनी थी पंचायत के लिए, कि हमारे पास लोकल बॉडी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर 4 कमिटीज थी बेसिकली, जिसमें से फर्स्ट कमेटी थी बलवंत राय मेहता कमेटी, सेकंड थी अशोक मेहता कमेटी, थर्ड थी जीवे की राव कमेटी और फोर्थ थी एलएम सिंघवी कमेटी। और आई होप आपने लक्ष्मीकांत से वाला चैप्टर पढ़ लिया होगा, जिसमें ये लिखा हुआ है कि 73rd अमेंडमेंट एक्ट से पंचायती राज आए थे, फिर उसका म्यूनिसपैलिटीज आई थी 74th से। अब नेक्स्ट न्यूज पर चलते हैं। इस न्यूज में आप इस पेज पे देख सकते हैं, कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इलेक्शन कमीशन डिवाइडेड, ये कुछ ये पोस्ट पोल वायलेंस जो हुआ है वेस्ट बंगाल में, उन सब के बारे में। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट पेज पर भी कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे जो दिल्ली गवर्नमेंट ने कुछ चीज़ें अनाउंस किए हैं, जैसे राशन देंगे फ्री, 2 महीने के लिए मुफ्त देंगे और लोगों के अकाउंट में 5,000 रुपये डालेंगे, ये सब उसके बारे में। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें सेंट्रल विस्ता जो प्रोजेक्ट है, जो कि न्यू पार्लियामेंट की बिल्डिंग और उसके आसपास जो भी नया कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जिसको सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है, तो अभी उसकी कंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग क्राइसिस थोड़ी चैलेंज हो गई है, क्योंकि ये हमें माना जा रहा है कि 2022 तक सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट को पूरा करना है। तो अभी उसमें थोड़ी ऐसे बाधाएं आ रही हैं। आज वर्ल्ड पल्मोनरी हाइपरटेंशन डे, इसके बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है यूपीएससी के लिए। हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। यहाँ पर भी खास कुछ इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। यहाँ पे इंडिया और यूके अडॉप्ट रोड मैप 2030 टू स्ट्रेंथन टाइज। तो यहाँ पे वर्चुअल समिट हुई थी इंडिया और यूके के बीच में। तो बेसिकली जो हर समिट में होता है कि डिफेंस टाइज बढ़ाएंगे, मैरीटाइम कोऑपरेशन करेंगे, इंडो पैसिफिक ओपन होना चाहिए, तो वही बातें हुई हैं। तो हम बस एक बार देख लेते हैं। इंडिया एंड द यूके ऑन ट्यूसडे अडॉप्टेड एन एम्बिशियस रोड मैप 2030 ड्यूरिंग a वर्चुअल बाइलेटरल समिट। तो बेसिकली उसमें क्या बोला है, जो बाइलेटरल ट्राइज है उनको एलिवेट करके कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप करेंगे। दोनों लीडर्स ने डिस्कस की कोविड-19 सिचुएशन, जो कि हम देख रहे हैं इंडिया में बहुत ही ज्यादा ग्रम सिचुएशन चल रही है, और सक्सेसफुल पार्टनरशिप करेंगे वैक्सीन के ऊपर। बाकी जो भी मेडिकल असिस्टेंस हमें यूके ने प्रोवाइड किया है ऐसी सिचुएशन में, तो उसके लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर ने उन्हें थैंक यू वगैरह बोला है। इसके अलावा एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने की कोशिश करेंगे, नेगोशिएट हो जाए कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, क्योंकि यूरोपियन यूनियन से अब ब्रिटेन भी बाहर हो गया ब्रेक्सिट के चलते। तो वो भी चाहते कि हमारे साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाए उनका। इसके अलावा जो इंडिया यूके ट्रेड है उसको डबल करना बाई 2030। डिफेंस में पार्टनरशिप करेंगे, मैरीटाइम एंड इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन करेंगे। इसके अलावा क्लोजर कोऑपरेशन होगा फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक के लिए। मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस में कोऑपरेशन करेंगे, मैरीटाइम इंफॉर्मेशन शेयरिंग करेंगे। और इनविटेशन टू द यूके टू, और इंडिया ने इनविटेशन भी दिया है यूके को कि वो ज्वाइन कर सकते हैं इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर, जो कि गुड़गांव में है और जो बेसिकली ट्राइलेटरल एक्सरसाइजेस वगैरह कंडक्ट करता है। इन एडिशन टू कमिटमेंट्स ऑन द इंडो पैसिफिक, इसके अलावा बाकी दोनों कंट्रीज ने कमिट किया है कि वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कोलैबोरेशन करेंगे और इंडियाज फ्यूचर कॉम्बैट एयर इंजन रिक्वायरमेंट। ठीक है। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मार्क 2 में भी कोऑपरेशन करेंगे। इसके अलावा जहां पर भी इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन हो सकता है, जैसे कि मैरीटाइम प्रोपल्शन, स्पेस एंड साइबर, मार्किंग द स्टार्ट ऑफ अ प्रॉमिसिंग न्यू एरा ऑफ यूके इंडिया रिसर्च। तो बेसिकली जो सबके साथ होता है, मैरीटाइम कोऑपरेशन, साइबर स्पेस में, इंडो पैसिफिक, तो वही सारी चीजें, ये तो सब में सेम ही लिखना होता है। अगर कुछ यूके इंडिया टाइज के बारे में आए तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रख सकते हैं। हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। इस आर्टिकल में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। ईसी डिमिनिश, तो बेसिकली आपको पता होगा मद्रास हाई कोर्ट ने ये रिमार्क कर दिया था कि जो ईसी के ऑफिशियल्स है वो जिम्मेदार है कोविड-19 पेंडेमिक के बढ़ावे में, और इसीलिए उनको मर्डर चार्जेस के लिए वो करना चाहिए। इसलिए वो उसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट में गए थे कि ऐसे इन्होंने बोल दिया तो मीडिया को गैप करो कि वो इस बारे में पब्लिश ना करे। तो सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली ये बोला है कि फ्री मीडिया है और डेमोक्रेसी में फ्री मीडिया होता है, वो जो चाहे पब्लिश कर सकता है और ट्रू रिपोर्टिंग तो बिल्कुल दिखा सकता है। तो इस आर्टिकल में ऑथर ने बेसिकली ये बोला है कि ईसी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, तो उसे ये सारी चीजें जो भी ऐसे रिमार्क्स आते हैं उसके लिए उसको राइट स्पिरिट में लेना चाहिए। ये नहीं कि जरा जरा सी बात पे वो ऐसे सुप्रीम कोर्ट में चला जाए। अब ये बॉटम अप, तो ये किसके बारे में आर्टिकल है? ये आर्टिकल इस बारे में है कि कैसे ट्रिकल डाउन अप्रोच जो पहले हुआ करती थी उससे अब एक डिपार्चर देखने को मिल रहा है। तो पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि ट्रिकल डाउन अप्रोच होती क्या है। तो ट्रिकल डाउन अप्रोच बेसिकली ये होती है, trickle down economies or trickle down theory states that tax breaks and benefits for corporation and the wealthy will trickle down to everyone else. It argues for income and capital gains tax breaks or other financial benefits to large businesses, investors and entrepreneurs to stimulate economic growth. तो बेसिकली
ट्रिकल डाउन अप्रोच का ये मतलब होता है कि जैसे ऊपर वाले लोग अमीर होंगे तो नीचे भी वो वेल्थ ट्रिकल डाउन होगी, पर बेसिकली ऐसा देखा नहीं गया कि ऐसा हमेशा होता है कि वेल्थ हमेशा ट्रिकल डाउन होगी। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ट्रिकल डाउन अप्रोच का क्या मतलब होता है। अब हम देखते हैं कि अब उससे डिपार्चर जो हुआ है वो क्या हुआ है। तो since the Ronald Reagan presidency in the US and Margaret Thatcher in Great Britain, there has been a consensus in the capitalist liberal world order। तो इससे पहले जो कैपिटलिस्ट लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर था वहां पे ये कंसेंसस था कि हमें ट्रिकल डाउन अप्रोच की तरफ लेना। उनका ये मानना था कि जैसे पाई है, ठीक है, आपने कोई चॉकलेट पाई लिया, अगर चॉकलेट पाई का शेयर ही बड़ा हो जाएगा तो सबको शेयर बड़ा बड़ा मिलेगा। वही ट्रिकल डाउन वाली अप्रोच की, अगर अमीर बहुत अमीर होंगे तो जो गरीब होंगे वो भी कुछ ना कुछ अमीर होंगे। लेकिन अब इससे डिपार्चर देखने को मिला है, बट इट सीम्स नाउ दैट व्हाइल मेनी थिंग्स रोल डाउन हिल, मनी इजंट वन ऑफ देम। लास्ट वीक जो बाइडेन है यूएस के प्रेसिडेंट, उन्होंने कोविड-19 इकोनॉमिक रिकवरी प्लान अनाउंस किया, जिसमें उन्होंने बोला है कि वो जॉब्स प्रोवाइड करेंगे, हेल्थ केयर प्रोवाइड करेंगे। और बाइडेन प्लान्स अ बॉटम अप और मिडल आउट अप्रोच। तो इस बार जो अप्रोच ली गई है वो बॉटम अप या मिडल आउट अप्रोच है, ना कि ट्रिकल डाउन वन है। जो सुपर रिच है जो कि 1% है उनको ज्यादा शेयर देना पड़ेगा, और जो गरीब है वहाँ की पुअर एंड वर्किंग पीपल है उनको सब्सिडीज मिलेगी। तो बेसिकली पैराडाइम शिफ्ट है यूएस में जो कि काफी सिग्निफिकेंट है, जो कि पहले माना जाता था कि ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स ही सबसे बेस्ट इकोनॉमिक्स है इनइक्वालिटी दूर करने के लिए। ये माना जाता था कि उससे इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा सोसाइटी में, तो अब उससे बेसिकली डिपार्चर देखने को मिल रहा है। तो ट्रिकल डाउन अप्रोच के डिपार्चर में हमने बॉटम अप और मिडिल अप्रोच को देखा गया, जो कि यूएस में यूज हो रही है कोविड-19 पैंडेमिक के बाद रिकवर करने के लिए। गुजरात रीट्रीटिंग स्टेट, तो बेसिकली गुजरात में बताया गया कि वहां पे हेल्थ क्राइसिस कितनी ज्यादा बड़ी हो गई है। अभी हम देखा जाए गुजरात में, तो अभी वहाँ पे नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ हॉस्पिटल बेड्स है, लाइफ सेविंग ड्रग्स की बहुत कमी है, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं है वहाँ पर, ठीक है, जो मोस्ट प्रिविलेज एलिट्स है उनको भी कुछ नहीं मिल पा रहा है। तो ऑथर ने बताया कि डायनेमिक्स इतनी ज़्यादा खराब क्यों है। तो डेटा फ्रॉम द सेंटर फॉर डिजीज डायनेमिक्स इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी सो दैट देयर आर 138 हॉस्पिटल बेड्स इन द कंट्री पर 1 लाख पॉपुलेशन। तो 1 लाख जनता के ऊपर वहाँ पे 138 हॉस्पिटल बेड है। लेकिन उसी के कंपैरिजन में जो गरीब स्टेट्स जैसे कि यूपी राजस्थान, वहां पर हम देखें तो सोशियो इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन्स जो कि राजस्थान और उत्तर प्रदेश है, वहां पर भी हॉस्पिटल बेड अवेलेबिलिटी राजस्थान से, सॉरी, गुजरात से ज्यादा अच्छी है, 123 और 130 बेड से पर 1 लाख पॉपुलेशन। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि गुजरात वैसे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में बहुत आगे है, पर यहाँ पे हम हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं वहाँ का कितना ज्यादा वीक है। तो यहाँ पे हमें कुछ देखने को मिलता है। इवन इन टाइम्स ऑफ द पैंडेमिक द स्टेट गवर्नमेंट कट कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ऑथर का बेसिकली ये कहना है कि पैंडेमिक के चलते भी उन्होंने जब अपना बजट पेश किया तो उसमें उन्होंने अपने पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में कम पैसे खर्च किए इस बार, 914 करोड़। जो बजट एस्टिमेट था 914 करोड़, उसमें इट स्पेंट ओनली ₹737 करोड़ इन 2021। तो अगर हम नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का भी डेटा देखें तो उससे भी बहुत ग्रिम सिचुएशन पता चलती है। जैसे कि अगर हम नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे फिफ्थ देखें, जो कि ये कहता है कि 80% चिल्ड्रन इन गुजरात जो कि 5 साल से छोटे हैं वो एनीमिया से सफर करते हैं। ये फिगर असम से भी ज्यादा बुरा है और बिहार से भी ज्यादा बुरा है। और ये बेसिकली जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 है उससे 17 परसेंटेज पॉइंट जंप देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये सारे कुछ पॉइंट्स जो कि आप कोट कर सकते हैं। अगर आप गुजरात से हैं तो आप एक गुजरात से रिलेटेड चीजें थोड़ा ज्यादा पढ़े, क्योंकि आपसे इंटरव्यू में पूछी जा सकती है। हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पे खैर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, असम में कौन सीएम बनेगा ये सारी चीजें। तो कोविड की जो भी डेथ्स हुई ऑक्सीजन शॉर्टेज के लिए, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बेसिकली ये बोला कि दिस इज नो लेस देन अ जेनोसाइड। तो फिर इस बारे में देखा जाएगा कि वो ऑक्सीजन की कमी से ही हुई है नहीं। और नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। ये हॉस्पिटल में जो फायर उसके रीजंस बताए गए हैं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पर ये देखने की बात है कि कैसे रिप्रेजेंटेशन कम होता हुआ दिख रहा है। जो न्यूली असम असेंबली है जिसमें सिर्फ 126 एमएलएज में से 31 मुस्लिम एमएलएज, इसके अलावा विमेन का भी काउंट बहुत कम है, 6 विमेन एमएलएज डाउन फ्रॉम 18 2016। तो जो रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, हर तबके को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, वो शायद नहीं मिल रहा है। तो ये एक सोचने का विषय हो सकता है। G7 closes ranks consider tough message for China and Russia। तो G7 आपको पता होना चाहिए G7 क्या है। G7 एक ब्लॉक है जिसके अंदर बेसिकली 7 कंट्रीज है। पहले इसमें 8 कंट्रीज हुआ करते थे, लेकिन रशिया को इससे बाहर निकाल दिया गया था क्योंकि उसने एनेक्सेशन कर लिया था। तो G7 ब्लॉक है वो कौन कौन सी डेमोक्रेसीज का है। पहला फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम, जापान, यूनाइटेड स्टेट्स एंड कनाडा। तो आप ऑर्गेनाइजेशंस के मेंबर याद रखा करिए क्योंकि इस बार प्रीलिम्स में G20 के मेंबर्स पे आए थे। ठीक है, तो G7 वाज नोन एज द G8 फॉर सेवरल इयर्स, लेकिन रशिया को ज्वाइन कराया गया था उसमें 1997 में। लेकिन रशिया को एक्सपेल कर दिया गया था जब उसने क्रीमिया रीजन जो कि यूक्रेन को उसको एनेक्स कर लिया गया था, उसके बाद रशिया को उसके बाद वहां से निकाल दिया गया था। ठीक है, अब हम नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। यहाँ पर कोई खास इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं। आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। इफ यू लाइक द वीडियो
देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और आई होप अब हम ये सीरीज़ कंटिन्यू रखेंगे, अब डेली आपको इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस मिलेगा। थैंक यू।